सभी को प्रणाम जोहार। अभी हमारे झारखंड में नियोजन नीति और 60-40 न्याय तंत्रों के लेकर गर्म मुद्दा बना हुआ है। क्या है नियोजन नीति, क्या है 60-40 न्याय तंत्र, इसके ऊपर पूरा डिटेल से बात करने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहें। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम नियोजन नीति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्लीमेंट पॉलिसी, आता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। सरकारी व्यवस्था में लोगों को इसमें बहाली करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या उसका स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति, क्या उसमें बाउंड्री होना चाहिए, उसी को ही नियोजन नीति कहा जाता है। हमारे झारखंड को नए राज्य गठन हुए अभी तकरीबन 22 साल हो चुका है। उसी 22 साल के दरमियान में हमारे राज्य में 3 बार नियोजन पॉलिसी बन चुका है, लेकिन तीनों हाईकोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। सर्वप्रथम बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा नियोजन पॉलिसी लाया गया था, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। और दूसरी बार रघुवर दास सरकार जी ने 2016 में नियोजन नीति को लाया और उसे परिभाषित करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें कुछ क्या व्यवस्था था, उसमें क्या प्रावधान था। उसमें पहला प्रावधान यह था कि हमारे 24 जिलों को 2 कैटेगरी में रख दिया। पहला उसमें अनुसूचित क्षेत्र, दूसरा गैर अनुसूचित क्षेत्र। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि हमारे झारखंड में बहुत सा ऐसे जिले हैं जो हर तरफ से पिछड़ा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दो कैटेगरी में बांट दिया गया। 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में और बाकी 11 जिलों को गैर अनुसूचित क्षेत्र में, जो आपको स्क्रीन वहाँ पे दिखाई देता होगा कौन कौन सा है। सो इसमें से मुख्य बात यह था कि जो अनुसूचित जिले थे वो कैंडिडेट वहाँ का भी फॉर्म भर सकते थे, और बाकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी फॉर्म भर सकते थे। उसके लिए दोनों जगह उसका बेनिफिट था। लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र के जितने सारे अभ्यर्थी आते थे वहाँ अनुसूचित क्षेत्र में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते थे। उसके लिए एक सीमा लगा दिया गया था, और इसमें यह था कि बाहरी लोग जो झारखंड के बाहर के रहने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म भर सकते थे। आप देख सकते हैं एक तरफ कितना कट ऑफ हाई जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, एक तरफ बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। तो इस तरह से असंवैधानिक बताते हुए हमारे हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और दूसरी बात, 1992 में इंदिरा देश साहनी बनाम केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक वर्डिक्ट दिया था कि किसी भी क्षेत्र, जगह, जाति के नाम पर 100% रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण ये बिल्कुल खारिज कर दिया गया था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा। 2019 में हेमंत सरकार सीएम जीत कर आते हैं और 2021 में नया नियोजन नीति को लागू करते हैं, और 2016 में बनी नियोजन नीति को रद्द कर देते हैं। लेकिन इसमें से मुख्य बातें, मुख्य प्रावधान क्या थी? फर्स्ट में था कि झारखंड से ही आपको मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम पास आउट होना ज़रूरी है, और दूसरा में यहाँ अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत को स्थानीय भाषा बना दिया जाता है। तीसरा कि झारखंड के लोगों के लिए 60% और झारखंड के बाहर के लोगों के लिए 40% की सीटें रिजर्व कर दी जाती है। तब देख सकते हैं कि झारखंड का निर्माण जो गठन हुआ था कि यहाँ का जो जितना सारा संसाधन है झारखंड के लोगों को मिले, यहाँ के लोग अपना कला संस्कृति, अपने भाषा को सुरक्षित रखें, इसी उद्देश्य से झारखंड का निर्माण हुआ था। जी, उर्दू और संस्कृत को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, स्थानीय लैंग्वेज बना देना एक तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ हमारे झारखंड एक आदिवासी बहुल एरिया है, बहुल राज्य है, जो यहाँ पे जितना सारे खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, संथाली भाषा को स्थानीय भाषा देना एक तरह से यहाँ पे लागू करना चाहिए, तभी लोग अपना भाषा, अपना संस्कृति को सुरक्षित रह सकते हैं। अब दूसरे भाषा को अगर यहाँ पे थोप देते हैं तो उसमें क्या होगा कि बाहरी लोगों का दबदबा बढ़ जाएगा, और हमारे अब जितना सारे झारखंड के लोग हैं वो हांसी में चले जाएंगे। अब इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हिंदी जो नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू अनेक भाषा अनेक देशों में बोली जाती है, ऐसे आप स्थानीय लोकल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं, तो ये तरह सरासर गलत है। दूसरा, झारखंड के लोगों के लिए 60% और झारखंड के बाहर के लोगों के लिए 40%, इसी को 60-40 न्याय चलतो, ये तरह से गलत है। क्योंकि देख सकते हैं कि झारखंड के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार यहाँ पे किया जा रहा है, और झारखंड के लोगों के लिए 60% और झारखंड के बाहर के लोगों के लिए 40% सीटें रिजर्व कर दी जाती है। तो उसमें क्या होगा कि झारखंड में अनेक बाहरी लोगों को इसमें दबदबा बढ़ जाएगा। अब देख सकते हैं अभी धनबाद, झरिया और बोकारो में बाहरी लोगों के इस तरह से दबदबा बढ़ते जा रहा है कोलांचल क्षेत्र में से। तो इसमें एक कॉलम यह भी लिखा है कि अगर यहाँ पे बाहरी लोग अगर नौकरी
पाते हैं तो बाद में वो उसका बच्चे आरक्षण के प्रावधान में चले आएंगे, तो बाद में क्या वो 60% में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ के स्थानीय निवासी बन जाएंगे। तो इस तरह से बाहरी लोगों का दबदबा बढ़ते जाएगा और झारखंड के लोग हाशिए में चले जाएंगे। लेकिन इसमें से यह भी सवाल पैदा होता है कि यहाँ का झारखंडी कौन है और बाहरी कौन है, इससे कोई कटअप तय नहीं किया गया है। आप जानते हो कि 1950 में रघुवर दास ने एक झारखंड लोगों के लिए एक सीमा तय किया था कि 1985 के बाद जिसके पास खतियानी है वो झारखंड के निवासी या 30 सालों से लगातार झारखंड में रह रहे हैं वो भी झारखंडी हो सकते हैं। तीसरा में अगर झारखंड से मैट्रिक पास आउट हैं तो भी झारखंडी हो सकता है। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हेमंत सरकार जी ने 1932 खातियाँ लागू करने की कोशिश किया था, जो जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर देते हैं। अब देखिए इसमें से और कुछ आपको पॉइंट आपको स्पष्ट कर देते हैं कि अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है इस नियोजन नीति के लेकर के। अब बिहार राज्य कहीं पकड़ लीजिए, उसमें से स्पष्ट लिखा है कि भारत का नागरिक हो और बिहार का स्थानीय निवासी हो। स्थानीय निवासी अब देख सकते हैं, पॉइंट को पहले पकड़िए। और छत्तीसगढ़ में उसमें भी लिखा है कि भारत का नागरिक और छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। और अब मध्य प्रदेश के भी आप देख लीजिएगा, उसमें लेके मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, तभी आप वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बाहरी राज्यों को इसमें अलाउड नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से उड़ीसा गुजरात का देख लीजिए, उड़ीसा में बाहरी लोगों का एंट्री नहीं है, उसमें कि 7 क्लास से ही आपको उड़िया लैंग्वेज पढ़ना लिखना और वहाँ से पास आउट होना जरूरी है, तब आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्थानीय का भाषा का पूरा जोर दिया गया है, लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं। और गुजरात में ऐसा ही कि आपको गुजराती भी आपको आना ही पड़ेगा और वहाँ से आपको गुजराती लैंग्वेज पास आउट होना ही पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज पढ़ने के लिए लोगों में मजबूर हो जाता है और बाहरी लोगों का दबदबा एक तरह कम हो जाता है। लेकिन झारखंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब झारखंड की नियोजन पॉलिसी आप देख लीजिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, इसमें लिखा है भारत का नागरिक हो। तो ऐसा झारखंड के लोगों के लिए सौतेला व्यवहार क्यों? तो ऐसा क्या होता है कि अभी झारखंड जब से हेमंत सरकार जी बने मात्र 357 इसमें बहालियाँ किया गया है। और इसमें सबसे नुकसान किसको होता है कि यहाँ के युवा को, क्योंकि युवा किसी भी देश राज्य का एक भविष्य होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी होता है। अगर इसको सही इस्तेमाल सही समय में आप नहीं करेंगे तो इससे भ्रष्टाचार क्राइम बढ़ता है। तो लोगों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसे युवाओं के साथ में एक तरह से झारखंड में गलत हो रहा है। और हाँ दोस्तों, ये सच है कि झारखंड के लोग गरीब है, लेकिन झारखंड गरीब नहीं है, क्योंकि भारत के 2800 राज्य में सबसे अधिक खनिज संपत्ति पाई जाती है तो झारखंड में, चाहे वो कोयला हो, अब्रक हो, चूना पत्थर हो या काइनाइट्स हो, सबसे अधिक झारखंड में पाया जाती है। फिर भी झारखंड के लोग गरीब हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह से झारखंड में नियोजन नीति के लेकर और झारखंड में सही भर्तियाँ सही समय में नहीं होती है तो झारखंड के जितना धन संपत्ति है हमेशा लूटते जाएंगे और झारखंड एक दिन नगन हो जाएगा और झारखंड के लोग हाशिए पे चले जाएंगे। इसलिए सरकार की ज़रूरत है एक सख्त पॉलिसी बनाने के लिए, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को इसमें ध्यान में रखा जाए। और ये भी झारखंड सरकार समझ नहीं पाती, क्योंकि अनुसूची 7 में ये भी स्पष्ट है, क्योंकि ऐसा विधेयक कानून बना सकती है जिसमें केंद्र सरकार की हस्तक्षेप नहीं है, आर्टिकल 41 में लिखा है। तो इस तरह से सरकार चाहे तो अपना एक पैरामीटर या तो लक्ष्मण रेखा बना सकते हैं जो बाहरी राज्यों का दबदबा कम हो। और हाँ दोस्तों, अंत में अगर आप लोगों को 1% भी कुछ समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में नए हो और खासकर झारखंड के हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बाय, जय हिंद, जोहार झारखंड।